हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेंस ऑर्गन। अब अगर तुम्हारे पास पुरानी बुक होगी ओल्ड वर्जन, तो वहां पे ये जो सेंस ऑर्गन वाला पार्ट है ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम चैप्टर में ही बी पार्ट करके दिया रहता था। बट अगर तुमने न्यू बुक ले रखी है तो न्यू बुक में सेंस ऑर्गन अब एक अलग से चैप्टर है। सो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सेंस ऑर्गन में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सो गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेंस ऑर्गन एक्चुअली होते क्या हैं। तो सेंस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं which enables us to be aware of the condition of the environment। मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो हमें अपने आसपास के वातावरण से, एनवायरनमेंट से अवगत कराते हैं या हमें महसूस कराते हैं अपने आसपास का एनवायरनमेंट, उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन। मतलब सेंस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को फील कराएंगे, राइट। अब यहाँ पे हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन हैं। क्या होते हैं वो? एक नोज हो गई, आईज हो गए, टंग हो गई, स्किन हो गई और ईयर्स हो गए। लेकिन हम यहाँ पे पांचों सेंस ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज आईसीएससी क्लास 10 सिलेबस में देयर आर ओनली 2 सेंस ऑर्गन विच आर आईज एंड ईयर्स। तो हम आईज के बारे में पहले पढ़ने वाले हैं और फिर ईयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबका फंक्शन यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे हैंड की जगह यहाँ स्किन होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज स्किन इज अ सेंस ऑर्गन। हैंड में तो स्किन होता ही होता है, बाकी पूरी बॉडी में भी स्किन है, सो स्किन इज अ सेंस ऑर्गन, यहाँ पे हैंड नहीं होगा, ठीक है। चल, सो आई होप इतना समझ में आ गया। हमें चैप्टर में 2 सेंस ऑर्गन पढ़ने, एक आईज और दूसरा ईयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी आईज के साथ में। आईज से पहले यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक टॉपिक विच इज रिसेप्टर्स। ये तुम्हारे चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है, रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये समझते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। सो रिसेप्टर्स का डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, सो आर रिसेप्टर इज एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू और सेल। ये टिश्यू या फिर सेल कोई भी हो सकते हैं विच आर सेंसिटिव टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। मतलब ये कोई टिश्यू या सेल होंगे जो सेंसिटिव होंगे रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टिमुलस, राइट। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इनको कैसे याद रखना है ये मैं तरीका बता दूंगा, पहले तो समझ लेते हैं होते क्या हैं। तो देखो, फर्स्ट टाइप है हमारा मैकेनो रिसेप्टर्स। देखो हर एक में रिसेप्टर्स तो लगे ही है, पर शुरुआत में वर्ड चेंज होगा, उसी से तुम्हें समझना है कि ये किस चीज की बात कर रहा है, कौन सा वाला रिसेप्टर है ये समझना। जैसे फर्स्ट वाला है मैकेनो रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर को नहीं, मैकेनो को देखो। मैकेनो का मतलब होता है मैकेनिकल, समथिंग विच रिलेट्स टू मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब कोई फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, राइट। तो ये किस तरह के रिसेप्टर्स होंगे? जो प्रेशर को फील करेंगे, फोर्स को फील करेंगे। तो यहाँ पे दीज रिसेप्टर्स ऑफ टच, ये रिसेप्टर्स ऑफ टच होते हैं, यानी कि स्किन पे पाए जाएंगे। प्रेशर ऑन द स्किन ड्यू टू मैकेनिकल चेंज। तो ये प्रेशर को सेंस करते हैं, मैकेनिकल फोर्स को सेंस करते हैं। सो इसीलिए इनका नाम क्या होता है? मैकेनो रिसेप्टर्स। है क्या ये टिश्यू और सेल हैं, जैसे स्किन के सेल्स होंगे तो वो प्रेशर को फील कर पा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? दोज आर मैकेनो रिसेप्टर्स। आई होप क्लियर है मेरा पॉइंट। नाउ नेक्स्ट है सेकेंड टाइप के रिसेप्टर्स, दोज आर कीमो रिसेप्टर्स। यहाँ पे कीमो का मतलब है केमिकल्स, यानी कि ये वाले रिसेप्टर्स केमिकल चेंज के प्रति सेंसिटिव होंगे। सो रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट, ये कहाँ पाए जाएंगे? टंग में। बिकॉज हमारी जुबान क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं तो वहां पे जुबान सेंस कर लेती है जो हम खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, ये चीज सेंस कर लेती है हमारी जुबान। तो रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट ऑफ द टंग एंड स्मेल, नोज के अंदर हम यहाँ पे स्मेल को कहीं ना कहीं सेंस कर पाते हैं। कैसे? केमिकल्स को सेंस करते हैं हम। तो रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट एंड रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल। तो स्मेल और टेस्ट कौन से वाले रिसेप्टर्स हो जाएंगे? दोज विल बी कीमो रिसेप्टर्स। आई होप क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर। फोटो क्या होता है? फोटोग्राफ हम क्लिक करते हैं, सो फोटो का मतलब हो गया यहाँ पे लाइट से रिलेटेड। सो ऐसे रिसेप्टर्स जो लाइट को सेंस करेंगे वो फोटो रिसेप्टर्स हो जाएंगे। सो रिसेप्टर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट इन रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द रेटिना ऑफ आईज। सो लाइट के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है? आईज। तो ये वाले तुम्हारे आईज में होंगे। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट इज थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो का मतलब क्या होता है? रिगार्डिंग टेम्परेचर, यानी कि ऐसे रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। सो हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स इन द स्किन। स्किन में प्रेशर को फील करने के लिए भी सेंसर्स होते हैं, मतलब सेल्स होते हैं बेसिकली, और कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी सेंस कर पाती है हमारी स्किन। सो हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स इन द स्किन में ही होते हैं ये भी। सो दीज आर 4 काइंड ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का डेफिनेशन और यहाँ पे कितने टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं ये तुम्हारे एमसीक्यू में या फिर डेफिनेशन फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट चांस है एक्सरसाइज में, फिल इन द ब्लैंक में, या फिर कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में, इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट। तो ये दिमाग में रखना, बाकी तरीका मैंने बता दिया। मैकेनो का मतलब प्रेशर फील करेगा, कीमो का मतलब केमिकल्स के प्रति ये सेंसिटिव होंगे ये वाले सेल्स, फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट के प्रति सेंसिटिव होंगे, और थर्मो रिसेप्टर्स ये तुम्हारे टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेंस ऑर्गन
जो कि है आइस। नाउ आइस का काम क्या होता है? आइस का काम होता है देखना। तुम ये वीडियो देख पा रहे हो यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं अपनी आंखों की वजह से देख पा रहे हो। सो आइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। नाउ आइस को ही यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइस कहाँ लोकेटेड होती है? यहाँ पे एक स्कल का तुम डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे हमारे स्कल में, इसके अंदर ये जो तुम्हें दो होल्स दिख रहे हैं, दीज आर सॉकेट्स, और इनको ही क्या बोला जाता है? ये तुम्हारे ऑर्बिट्स होते हैं। दीज टू सॉकेट्स, देयर आर टू सॉकेट्स, इन्हीं को बोलते हैं ऑर्बिट्स। इसी में तुम्हारी आईज फिटेड होती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द अपर एंड लोअर मूवेबल आईलिड्स प्रोटेक्ट द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई। अब जो हमारी आंखों के ऊपर आईलिड है वो क्या करती है? उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना आईज को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज आईब्रो। आईब्रो कहां पे होती है? ये जो ऊपर ये हमारी है, ये आईब्रोज है। नाउ आईब्रो का काम क्या होता है? दे प्रिवेंट रेन ड्रॉप्स और ट्रिकलिंग पर्सपिरेशन। मतलब रेन ड्रॉप, कहीं बारिश हो रही होगी, उससे हमारी आंखों को ये बचाती हैं, और अगर हमें पसीना आ रहा होगा तो उस पसीने को भी आंखों तक पहुंचने से ये रोकते हैं आईब्रोज। तो आईब्रोज का भी काम होता है। तो यहाँ पे हर चीज का क्या काम है, आईज को कैसे वो बचा रहे हैं, ये चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आईज में टीयर ग्लैंड होते हैं। टीयर ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? आईज के ऊपर वाले रीजन में। यहाँ पे देखो डायग्राम बना हुआ है। नाउ टीयर ग्लैंड्स को लैक्रिमल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। टर्म याद रखना, हो सकता है एक्सरसाइज में पूछ लिया जाए। नाउ टीयर ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड, जहां भी लैक्रिमल बोलेगा समझ जाना ये टीयर ग्लैंड की बात कर रहा है। सो लैक्रिमल ग्लैंड्स आर लोकेटेड एट द अपर साइडवर्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट। देखो ये ऑर्बिट है जहां पे आईज फिटेड है, इसके ऊपर यहाँ पे अपर रीजन में यहाँ पे तुम्हारा लैक्रिमल ग्लैंड होता है। इसके अंदर क्या होता है? लैक्रिमल में टीयर बनेगा कहीं ना कहीं। देयर आर 6 to 12 डक्ट्स ऑफ द टीयर ग्लैंड। अब ये टीयर ग्लैंड या लैक्रिमल ग्लैंड जो भी है, यहाँ पे 6 to 12, ये जो तुम्हें दिख रहा है पाइप्स, कहीं ना कहीं ये डक्ट्स हैं। ये तुम्हारी लैक्रिमल डक्ट्स होती हैं 6 to 12। देयर आर 6 to 12 डक्ट्स ऑफ द टीयर ग्लैंड। ये तुमको कनेक्ट करती हैं लैक्रिमल ग्लैंड को आई से। मतलब जब टीयर्स डेवलप होते हैं, टीयर्स यहाँ पे बनते हैं, तो वो आईज में कैसे पहुंचेंगे? इन्हीं डक्ट्स के थ्रू पहुंचेंगे। ये कितनी होती है? 6 to 12। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ टीयर। ये तुमसे पूछ सकता है, छोटे से क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टीयर? आंसुओं का क्या काम होता है? तो आंसुओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ आई। ये आईज का सरफेस को लुब्रिकेट करते हैं। नेक्स्ट, वॉश अवे डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल हमारी आंखों में चला जाता है उसको ये कहीं ना कहीं रिमूव करने के काम आता है। एंड लास्ट इज इट हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ड्यू टू एंजाइम। यहाँ पे इस एंजाइम का नाम जरूर से याद रखना, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम वो एंजाइम होता है जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, और ये हमारी आंखों को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से या जर्म से बचाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब टीयर के क्या फंक्शंस होते हैं, इतना कुछ क्लियर है। सो अब लैक्रिमल ग्लैंड के बाद अब आगे बढ़ते हैं आईज के एक और लेयर पे, एंड दैट इज नोन एज कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होती है? अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द एंटायर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कंजक्टिवा। अगर आईज के ऊपर हम देखें तो हमें जो व्हाइट कलर का रीजन दिखता है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, मतलब पूरी आगे की आईज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है विच इज नोन एज कंजक्टिवा। नाउ कभी कभी तुमने देखा होगा जब हमें हमारी आईज में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब उस समय हमारी आईज थोड़ा सा रेड हो जाती है, रेडनेस आ जाती है आईज में। यहाँ पे तुम देख सकते हो डायग्राम में। Now, due to viral infection of the conjunctiva, we suffer from a eye disease which is called conjunctivitis. ये तुमसे डिजीज पूछी जा सकती है कि जब आईज में रेडनेस आ जाती है तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? इट इज कंजक्टिवाइटिस। ये कहाँ होती है? कंजक्टिवा में। कंजक्टिवा में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कंजक्टिवा जो लेयर होती है आई की ट्रांसपेरेंट वाली, उसमें रेडनेस आ जाती है। राइट, कभी कभी रेडनेस आ जाती है हमारी आईज में, वही चीज है। सो आई होप क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, तो चलो इसके बाद अब हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। सो आई के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो आई का जो स्ट्रक्चर है, आई बॉल के शेप में आई होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स इसमें होंगी। दोस 3 लेयर्स आर कंसेंट्रिक। जैसे अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं, सो उसी तरह आई को भी हम 3 लेयर्स में बांट सकते हैं। नाउ देयर आर 3 लेयर्स, आउटर स्क्लेरोटिक लेयर, मिडिल कोरोइड लेयर एंड इनर रेटिना। सबसे बाहर का लेयर तुम्हारा फर्स्ट वाला है। ये कौन सा लेयर है? आउटर स्क्लेरोटिक लेयर, इसको स्क्लेरा भी बोलते हैं। सेकेंड जो बीच का लेयर है, रेड कलर का तुमको ये बीच का लेयर दिख रहा है, दिस लेयर इज मिडिल कोरोइड लेयर। और जो सबसे अंदर का लेयर होता है, ये जो सबसे अंदर का लेयर है इनर वाला, ये तुम्हारा क्या है? इनर रेटिना। सो दीज आर द 3 लेयर्स, और इन्हीं को हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दी आउटर स्क्लेरा की। सो स्क्लेरोटिक लेयर में, या सबसे बाहर जो आउटर स्क्लेरा है, ठीक है, आउटर लेयर है, यहाँ पे
द व्हाइट विजिबल पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज नथिंग बट द स्क्लेरा। जो हमें सबसे आगे अपना व्हाइट पोर्शन दिखता है आईज का, दैट इज नथिंग बट स्क्लेरा। स्क्लेरा का ही एक्सटेंशन है जो आगे हमें फ्रंट पार्ट दिखता है। बिकॉज आईज तुम्हारी सॉकेट में फिट है, हमें सिर्फ फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई विजिबल होता है। हम किसी को भी देखते हैं, किसी का फेस देखते हैं, हमें सिर्फ इतना पोर्शन आई का दिखता है। तो जो फ्रंट में ये व्हाइट विजिबल पार्ट होता है हमारे आईज का, ये क्या है? इट इज नथिंग बट स्क्लेरा। ठीक है, आई होप क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द स्क्लेरा कवर्स द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, दैट इज द कॉर्निया। इसका मतलब ये जो फ्रंट पार्ट की जो स्क्लेरा वाली लेयर है, यही तुम्हारी कलर्ड पार्ट को यानी कि कॉर्निया को भी कवर कर रही होती है। तो आई होप क्लियर है। स्क्लेरा वाली आउटर मोस्ट लेयर है, बेसिकली कवर करती है तुम्हारी आईज को। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिड लेयर ऑफ द आई की। सो मिड लेयर हमारी कोरॉइड लेयर होती है। कोरॉइड लेयर, इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। So first, it is richly supplied with blood vessels to provide proper nourishment. अब यहाँ पे जो मिड लेयर है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे आईज को नरिशमेंट मिलता है। ये की पॉइंट है। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स टू प्रोवाइड प्रॉपर नरिशमेंट। अब ये जो सेंटर वाली लेयर है, रेड कलर की यहाँ तुमको दिख रही है कोरॉइड लेयर, ये जो कोरॉइड लेयर है ये एक्सटेंड होती है आगे, और ये क्या फॉर्म करती है? इट फॉर्म्स अ सीलियरी बॉडी। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ये क्या है? इट इज सीलियरी मसल्स ऑफ सीलियरी बॉडी। ये जो है इट इज सीलियरी बॉडी, यही फॉर्म करती है सेंटर वाली लेयर आगे एक्सटेंड होके, राइट। नाउ आइरिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कोरॉइड। अब ये जो आइरिस है, ये तुम्हारा पार्ट ऑफ कोरॉइड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आइरिस तुमको दिख रही है आगे, ये जो आइरिस वाली लेयर है ये तुम्हारी पार्शली लेंस को कवर करती है। पार्शली क्यों? बिकॉज इसका कुछ हिस्सा तुम्हारा यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है सीलियरी बॉडी के साथ, और कुछ पार्ट इसका लेंस को कवर करेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। नाउ द आइरिस पार्शली कवर्स द लेंस, इट लीव्स अ सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल। अब यहाँ पे ये जो आइरिस है ये कवर कर रही होती है लेंस को पार्शली, और यहाँ पे सीलियरी बॉडी किनारे किनारे होती है। सेंटर में यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, ये जो खाली रीजन है जहाँ से लाइट अंदर जा सकती है, दिस ओपनिंग इज नोन एज आइरिस। दिस ओपनिंग इज नोन एज आइरिस। जो बीच का हिस्सा ओपन होगा जहां से लाइट एंटर करेगी आइज के अंदर, दिस इज आइरिस। नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मसल्स ऑफ द आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब यहाँ पे ये जो प्यूपिल है यानी कि ये जो ओपनिंग है, इसका जो साइज है ये घटता बढ़ता है। हम जितनी लाइट देख रहे होते हैं उसके हिसाब से इसका साइज, जैसे हम ज्यादा लाइट में होंगे तो ये साइज कम हो जाता है ओपनिंग का। अगर हम किसी डार्क अंधेरे कमरे में होंगे तो वहां पे ये प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है, ये जो ओपनिंग है ये इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होती है? ये तुम्हारा सीलियरी मसल्स की वजह से ही होती है। यहाँ पे देखो, द मसल्स ऑफ द आइरिस रेगुलेट द साइज ऑफ द प्यूपिल। यही जो तुम्हारी मसल्स हैं आइरिस की, यही क्या करती हैं? ये रेगुलेट करती हैं प्यूपिल के साइज को। ठीक है, घटाती बढ़ाती रहती हैं। इसके बाद दस द प्यूपिल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट। ये मैंने बता दिया है कि प्यूपिल क्या करता है? रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट आइस के अंदर जानी है। तो हम ब्राइट लाइट कंडीशन में होंगे तो ये प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा। ठीक है, मसल्स कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो जाएंगी। और जब हम किसी अंधेरे कमरे में होंगे तो यहाँ पे ये मसल्स स्ट्रेच होंगी और ओपनिंग को ऐसे बढ़ा देंगी। ये चीज है। सो आई होप मिड पार्ट में समझ में आ गया होगा इसका। नाउ लास्ट इज इनसाइड पार्ट, यानी कि इनर लेयर। रेटिना जो होती है वो तुम्हारी इनर मोस्ट लेयर होती है आईज में। नाउ रेटिना के अंदर यहाँ पे दो टाइप के हमारे सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं जो सेंस करते हैं लाइट को। इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेंस सेल्स, दोज आर रॉड्स एंड कोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स आर दो सेंसरी सेल्स जो कि लाइट को सेंस करते हैं। कहाँ होते हैं ये सबसे ज्यादा अंदर वाली लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है रेटिना, उसमें पाए जाते हैं रॉड्स एंड कोन्स, याद रखना। नाउ अब इनके ऊपर भी, इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जो रॉड्स होते हैं, ये वाले सेल्स जो होते हैं रॉड्स वाले, द रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। इट इज इंपॉर्टेंट, ये डिम लाइट के प्रति यानी कि हल्की सी लाइट के प्रति भी ये सेंसिटिव होते हैं। एंड दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कलर को नहीं देख पाते हैं। दोज आर नॉट सेंसिटिव टू कलर। कलर के प्रति सेंसिटिव नहीं होंगे, लेकिन हल्की डिम लाइट में ये सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट को ये सेंस कर लेते हैं। नाउ दे कंटेन पिगमेंट रोडोप्सिन। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? रोडोप्सिन, या फिर इसका एक और नाम भी होता है विजुअल पर्पल। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। रॉड सेल्स की क्या खूबी है? ये डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं और ये कलर को सेंस नहीं कर पाते हैं। और तीसरा, इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि होता है रोडोप्सिन, और जिसका एक और नाम भी है विजुअल पर्पल। नाउ
आगे बात करते हैं अबाउट कोन सेल्स की। कोन सेल्स क्या है, इन्हीं के जस्ट ऑपोजिट। तो यहाँ पे द कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ये कलर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, कलर को दिखा पाते हैं हमारी आईज में। नाउ दे कंटेन पिगमेंट, इनमें कौन सा पिगमेंट होता है, दे कंटेन पिगमेंट आयोडोप्सिन, और इसको क्या बोलते हैं, विजुअल वायलेट। सो कोन सेल्स के बारे में पॉइंट्स क्या होंगे, दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये कलर को सेंस करते हैं। तीसरा, इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, आयोडोप्सिन, और इसका एक और नाम क्या होता है, विजुअल वायलेट। ये पॉइंट्स यहाँ पे तुम्हें याद रखने हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। आई होप इतना क्लियर है। सो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड इट इज येलो स्पॉट एंड ब्लैक स्पॉट। अब देखो हमारी आईज के अंदर दो पर्टिकुलर स्पॉट्स होते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नाउ येलो स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इसको समझते हैं। अब देखो ये जो हमारी आई का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो पर्टिकुलर स्पॉट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहला होता है येलो स्पॉट, इसको बोला जाता है द एरिया ऑफ बेस्ट विजन। ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज ये ऐसा स्पॉट होता है जहां पे वी हैव मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेंसरी सेल्स, बिकॉज यहाँ पे कोन सेल्स और रॉड सेल्स काफी ज्यादा पाए जाएंगे। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे कोन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बिकॉज कलर विजन यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है, राइट। तो एक तुम्हारा हो गया पर्टिकुलर स्पॉट कॉल्ड मैक्यूला ल्यूटिया, इसका नाम है ये, द नेम ऑफ दिस स्पॉट इज मैक्यूला ल्यूटिया या फिर येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट लाइज एट द बैक ऑफ द आई, ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल। इट कंटेन्स द, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स एंड पर्टिकुलरली कोन्स। किसके बारे में बात हो रही है, येलो स्पॉट के बारे में बात हो रही है। तो येलो स्पॉट द एरिया ऑफ बेस्ट विजन, यहाँ पे वी फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स एंड सबसे ज्यादा कोन्स की यहाँ पे बात हो रही है, कोन्स सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पे। तो येलो स्पॉट ये हो गया। नाउ ब्लाइंड स्पॉट इसी तरह का एक और स्पॉट होता है, लेकिन वो जस्ट इसका ऑपोजिट है, द एरिया ऑफ नो विजन। नो विजन क्यों, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो जो ये आई का स्ट्रक्चर है, यहाँ सारे के सारे ये जो नर्व्स हैं ये जाके मीट कर रही हैं, इस जगह पे तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो जो भी इमेज इस पॉइंट पे बन रही होगी वो इमेज को हम सेंस नहीं कर पाएंगे, या हमें इस एरिया में कोई भी विजन नहीं मिलेगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। क्या खासियत है इसकी, देखो lateral to yellow spot on the nasal side is the blind spot। ये इंपॉर्टेंट खैर नहीं है, इस छोड़ भी सकते हो। The most important point here is there are no sensory cells here and therefore is the point of no vision। It is most important that blind spot में कोई भी sensory cells नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे इट इज नोन एज द एरिया ऑफ नो विजन, वहां पे तुम्हें कोई भी विजन देखने को नहीं मिलता है। सो आई होप क्लियर है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बीच डिफरेंस भी आ सकता है, ये अलग से तुमसे डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, या फिर एक्सरसाइज में इसको इंक्लूड करके पूछ सकते हैं तुम बायो में। सो नेक्स्ट इसके बाद अब हम बात करते हैं अबाउट द लेंस। नाउ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल बायकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन बॉडी लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पिपल। हमें दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि लेंस हमारी आईज में कहाँ पे लोकेटेड होता है, प्यूपिल के पीछे। तो यहाँ पे लेंस क्या है, लेंस का डेफिनेशन देख लो। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, पहली बार ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट इट इज फ्लेक्सिबल, ये तुम्हारा कांच के लेंस के जैसा नहीं होता, इट इज अ फ्लेक्सिबल लेंस जिसका हम फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। मतलब हम क्या, हमारी आईज में वो चेंज ही हो रहा है। तुम दूर की चीज देखोगे यहाँ पे ये थिन हो जाएगा, पास की चीज देखोगे ये एक्सपैंड हो जाता है, मतलब थिकनेस इसकी बढ़ जाती है। तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है। एंड नेक्स्ट इट इज बाय कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा, इट इज बाय कॉन्वेक्स, इट इज सी। बाय कॉन्वेक्स होता है मतलब दोनों साइड से इसका जो शेप है वो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही होता है, दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी। नाउ ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल, बाय कॉन्वेक्स, दीज आर द कीवर्ड। Now it is a crystalline body located just behind the pupil and it contains transparent lens fibers। इसके अंदर transparent lens fibers होते हैं, बिकॉज हमें पता है आईज हमारी बॉडी के अंदर ही है, ये एक बायोलॉजिकल चीज है। तो यहाँ पे तुम्हारे ऐसे सेल्स होंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे, एंड दीज आर ट्रांसपेरेंट लेंस फाइबर्स। लॉन्ग थिन सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर का न्यूक्लियस खो गया होता है, या उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके थ्रू लाइट आर पार जा सकती है, तभी ये लेंस की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज द लेंस इज कलेक्टिवली हेल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द लेंस इज कलेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बाय फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो लेंस है ये तुम्हारा कैसे हेल्ड अप है अपनी जगह पे, ऊपर और नीचे यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं जो लेंस को ऐसे होल्ड करके रखे हैं। ये यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स इस तरह लेंस को होल्ड करके रखते हैं अपनी जगह पे। और इसके अलावा ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर क्या है, दीज आर सीलियरी मसल्स। आई होप क्लियर है। पहले सीलियरी मसल्स होंगी,
सीलरी मसल्स और लेंस के बीच में क्या होंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और सस्पेंसरी लिगामेंट तुम्हारे लेंस को होल्ड करके रखते हैं। अब लेंस का साइज हमें बढ़ाना है, मतलब उसको थिन करना है, तो दोनों तरफ से सीलरी मसल्स खींचेंगे लेंस को, तो लेंस तुम्हारा पतला हो जाएगा। और जब हमें पास की चीज देखनी होती है तो लेंस को हमें कहीं ना कहीं छोटा करना होगा, मतलब कि उसको थिक करना होगा इस तरह, तो सीलरी मसल्स एक्सपैंड होंगी और लेंस को ऐसे थिक बना देंगी। इस तरह काम करता है ये। यही चीज देखो आगे पॉइंट में भी दी हुई है, द सीलरी बॉडी कंटेन्स मसल्स विच ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये जो मसल्स हैं ऊपर नीचे, ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं, रिलैक्स भी करती हैं, और इसी के बेसिस पे दे चेंज द शेप ऑफ द लेंस फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। इसी तरह तुम्हारे डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को तुम देख सकते हो सेम लेंस से। कैमरे के लेंस के तरह नहीं है, ये तुम्हारा फ्लेक्सिबल होता है, इसका साइज या फोकल लेंथ चेंज होता है। ऐसे होगा पास की चीज देख पाओगे, इस तरह पतला हो जाएगा तब दूर की चीज देख पाओगे। ये एक्सपैंड होता रहता है, कहीं ना कहीं एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होता रहता है इसमें। सो आई होप क्लियर है ये चीज। नाउ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज, यहाँ पे चेंबर्स की बात कर लेते हैं। आईज में कितने चेंबर्स पाए जाते हैं, ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। देयर आर 2 चेंबर्स इन द आई। कौन कौन से चेंबर्स होते हैं, एक तुम्हारा होता है एक्वस चेंबर, सेकेंड इज विट्रियस चेंबर। ये जो लेंस है तुम्हारा, इस लेंस से तुम्हारी आई 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, एक लेंस के आगे का रीजन और एक लेंस के पीछे का रीजन। जो लेंस के आगे का रीजन है, यहां पे वी फाइंड एक्वस ह्यूमर लेंस, और ये आगे जो कॉर्निया है इसके बीच में जो तुम्हारा ये पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, इट इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर। एंड लेंस और ये पीछे का जो पोर्शन यहाँ पे है, इसके बीच में जो यहाँ पे भरा होता है, इट इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। ये 2 फ्लूइड्स हैं और इसी के बेसिस पे इन चेंबर्स का नाम है बेसिकली। ये तुम्हारा एक्वस चेंबर है, ये तुम्हारा विट्रस चेंबर है। 2 चेंबर्स होते हैं इसमें। नाउ इसके ऊपर डिफरेंस पूछा जा सकता है एक्वस चेंबर और विट्रस चेंबर के बीच में। सो फ्रंट चेंबर बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, ये क्या होगा, ये एक्वस चेंबर है। और जो बैक का है लार्जर चेंबर बिहाइंड द लेंस, इट इज कॉल्ड द विट्रस चेंबर। और इसके अलावा सेकंड डिफरेंस क्या हो गया, फर्स्ट एक्वस चेंबर में तुम्हारा एक्वस ह्यूमर पाया जाता है और विट्रस चेंबर में तुम्हारा विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। ये 2 डिफरेंसेस हैं। और इसके अलावा इट रिफ्रैक्ट्स द लाइट, ये तुम्हारा एक्वस चेंबर का काम है। इट रिफ्रैक्ट्स लाइट एंड कीप्स द लेंस मॉइस्ट एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम फिजिकल डैमेज। इसका काम क्या होता है एक्वस ह्यूमर का, ये लाइट को रिफ्रैक्ट कराता है और लेंस को प्रोटेक्ट करता है। एंड जो बिहाइंड वाला विट्रस ह्यूमर है, इसका काम क्या होगा, इट प्रोटेक्ट्स द रेटिना एंड नर्व एंडिंग्स, ये तुम्हारा रेटिना को प्रोटेक्ट करेगा। सो ये डिफरेंसेस हैं, यहाँ से तुम देख सकते हो इनको। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ डू वी सी, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक आई का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, सामने एक ट्री है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो होता क्या है, यहां से लाइट आती है हमारे आईज तक, आईज में ये एंटर करती है। कैसे एंटर करती है समझो, सबसे पहले लाइट आएगी तुम्हारी कंजक्टिवा, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर पे, फिर उसके बाद जाएगी कॉर्निया पे, कॉर्निया से एंटर करेगी एक्वस ह्यूमर पे, एक्वस ह्यूमर के बाद जाएगी लेंस पे, और लेंस के बाद ये जाएगी विट्रस ह्यूमर में, और विट्रस ह्यूमर में ये तुम्हारा रेटिना पे इमेज बनाएगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, ये तुम्हें पता है बिकॉज फिजिक्स में तुमने लेंस चैप्टर में ये पढ़ा है। इस तरह की इमेज फॉर्म होगी, इन्वर्टेड रियल इमेज। नाउ लाइट एनर्जी ऑफ द इमेज प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन द सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। अब ये जो लाइट यहाँ पे इमेज बनी है, इस लाइट के चेंज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रॉड्स और सेल्स के अंदर केमिकल चेंजेस होंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में these chemical changes generate nerve impulses which travel through the optic nerve and reach the visual area of the cerebrum। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये इमेज फॉर्म हुआ, इसकी वजह से यहाँ के सेल्स में केमिकल चेंज होगा। ये केमिकल चेंज एक स्टिमुलस या फिर नर्व इंपल्स क्रिएट करते हैं, यानी कि एक सिग्नल क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नर्व इंपल्स, जो कि तुम्हारा यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है और ब्रेन सेंस कर लेता है और तुम देख पाते हो चीजों को। सो आई होप ये चीज क्लियर है। यहाँ पे लाइट किस तरह एंटर करती है आईज में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह की इमेज बनती है ये भी है, पूछा जा सकता है तुमसे असर्शन और रीजन में, तो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इससे। सो आई होप क्लियर है। नाउ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ये अलग से तुमसे पूछ सकता है, तो समझते हैं अकोमोडेशन क्या है। देखो होता क्या है कि जब हम किसी कैमरा से किसी ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। लेकिन हमारे आईज में ऐसा कोई फीचर नहीं है। लेकिन हमारी आईज में एक चीज है कि हम दूर के ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकते हैं और पास के ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकते हैं विद द सेम लेंस। लेंस का जो विड्थ है वो घटा बढ़ा के, ये चीज हमारे आईज के अंदर डेली हो रही है, हर समय हो रही है, पल पल हो रही है, कि पास की चीज हमें जब देखनी होती है तब यहाँ पे तुम्हारे ये जो सीलरी मसल्स हैं ये एक्सपैंड होती हैं। पढ़ो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पूरा, फॉर
नियर विजन के लिए क्या होगा, लेंस इज मोर कॉन्वेक्स और राउंड। जब हम पास की चीज देख रहे होते हैं तो सीलियरी मसल्स क्या होती हैं, कहीं ना कहीं एक्सपैंड होती हैं। एक्सपैंड होंगी तो लेंस को लूज छोड़ देंगी और लेंस फैल जाएगा तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, तब हम पास की चीजों को देख पाते हैं। और अगर हमें किसी दूर की चीज पे फोकस करना है, दूर की चीज को देखना है, तब क्या होता है, तब ये सीलियरी मसल्स खींचती हैं लेंस को और लेंस तुम्हारा इस तरह पतला हो जाता है। जब पतला हो जाएगा तो ये डिस्टेंस की चीजों को देख पाएगा अच्छे से। तो जो हमारे आई का लेंस है वो इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है ताकि ये जो थिकनेस है ये कम ज्यादा हो सके सीलियरी मसल्स की हेल्प से। तो जब पास की चीज देखनी होगी फॉर नियर विजन, लेंस इज मोर कॉन्वेक्स और राउंडेड, मतलब कि थिकनेस इसकी बढ़ जाती है। और फॉर डिस्टेंट विजन, जब दूर की चीज देखनी होगी, लेंस इज मोर फ्लैटेंड, मतलब कि पतला हो जाएगा लेंस, खिंच जाएगा दोनों तरफ से तो और पतला हो जाएगा, तब हम दूर की चीज देख पाते हैं। सो आई होप ये चीज क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं भी आगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन। अब ये काफी ज्यादा इजी है बट इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकता है तुमसे लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन क्या होता है, या फिर इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। तो देखो, जब भी हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, जैसे मान लो तुमने अपने कमरे की लाइट ऑफ करी और थोड़े समय के बाद तुम्हें वहां की चीजें दिखने लग जाती हैं, तुरंत नहीं दिखती, लेकिन जब थोड़े समय तक तुम अंधेरे में रहते हो तब तुम्हें वहां कम उजाले में भी चीजें दिखने लगती हैं। ऐसा कैसे होता है, अडेप्ट कर लेती है या फिर अकोमोडेशन हो जाता है हमारी आईज के अंदर एंड हम डार्क में भी चीजों को देख पाते हैं। कैसे होता है ये देखो, समझो। डार्क कंडीशन में क्या होता है, अगर तुमने गौर किया होगा कभी, तो वहां पे तुम्हारे प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, यानी कि ओपनिंग आइज की जो है, जहां से लाइट एंटर कर रही है आइज के अंदर, वो साइज बढ़ जाता है, प्यूपिल का साइज बढ़ेगा पहली चीज। तो जब भी हम किसी डार्क कंडीशन में जाएंगे उसको बोलते हैं डार्क अडेप्टेशन। सो डार्क अडेप्टेशन में फर्स्ट इज डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। प्यूपिल जो है अंदर, जो ये ओपनिंग हमारी है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, अंदर की ओपनिंग बढ़ गई, यानी कि ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी तुम्हारी आइज में, तुम देख पाओगे अच्छे से। और दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे, देखो डिम लाइट के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेंसरी सेल्स, वो होते हैं तुम्हारे रॉड सेल्स। तो विजुअल पर्पल या फिर रोडोप्सिन, रॉड सेल्स वाला है ये तुम्हारा रीजनरेट हो जाता है अंधेरे में। तो अंधेरे में विजुअल पर्पल या फिर रोडोप्सिन रीजनरेट होगा रॉड सेल्स के अंदर और हम डिम लाइट में भी चीजों को देख पाएंगे। ये दो चीजें होती हैं। डार्क अडेप्टेशन में क्या होगा, पॉइंट याद रखना, पहली चीज तो डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा, और रीजनरेशन हो जाएगा विजुअल पर्पल या फिर रोडोप्सिन का, जो कि रॉड सेल्स में होता है। रॉड सेल्स डिम लाइट में देखने के काम आते हैं, ये तुम्हारा रीजनरेट हो जाएगा वहां पे पिगमेंट, ठीक है, तब तुम डार्क में भी चीजों को देख पाओगे। ये देखो डार्क केस में यहाँ पे साइज बढ़ गया है ओपनिंग का। नाउ इसके बाद नेक्स्ट इज लाइट अडेप्टेशन, इसी का जस्ट रिवर्स है। लाइट अडेप्टेशन में क्या होगा, जब हम ज्यादा ब्राइट किसी एरिया में जाएंगे या ब्राइट चीज को देखेंगे, तब वहां पे इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है। पहली चीज प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट, प्यूपिल यानी कि जो ओपनिंग है आईज में वो छोटी हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। देखो लाइट अडेप्टेशन में यहाँ पे, तो जब कम लाइट एंटर करेगी तो तुम ब्राइट कंडीशन में भी चीजों को देख सकते हो अच्छे से, बिकॉज ज्यादा लाइट एंटर करके तुम्हारी आईज को डैमेज भी कर सकती है, इसलिए प्यूपिल वहां पे सिकुड़ जाते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। एंड सेकेंड चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो विजुअल पर्पल होता है, विजुअल पर्पल ऑफ द रॉड्स इज ब्लीच्ड, रिड्यूसिंग देयर सेंसिटिविटी। सो डार्क कंडीशन में जो विजुअल पर्पल बन रहा था, उजाले में क्या होता है या लाइट कंडीशन में क्या होता है, वही विजुअल पर्पल ब्लीच हो जाता है, ताकि हमारे जो सेंसरी सेल्स हैं वो कम सेंसिटिव हो पाए, क्योंकि जब ब्राइट लाइट है तो वहां हमें उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं है। सो ये होता है हमारे लाइट अडेप्टेशन में। सो डार्क अडेप्टेशन, लाइट अडेप्टेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना एंड चीजें दिमाग में रखना किस केस में क्या हो रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ अब हम आते हैं आईज पोर्शन में लास्ट टॉपिक पे, विच इज द डिफेक्ट्स, कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अक्सर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं डबल स्टार लगाऊंगा। यहाँ पे किस डिफेक्ट में क्या चीज हो रही है ये तुम्हें दिमाग में रखना है। अब देखो पहला होता है तुम्हारा मायोपिया। मायोपिया किसको बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस को। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, हम पास के ऑब्जेक्ट तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखो नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लड। पास की चीज अच्छी दिखेगी, दूर की चीज नहीं देख पाओगे, तो इसको क्या बोलोगे, नियर साइटेडनेस। पास की चीज तुम देख सकते हो। सो नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या है, मायोपिया। अब इसकी वजह क्या होती है, दैट लेंस इज टू कर्व्ड। देखो पास की चीज देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, लेंस की थिकनेस ज्यादा है, पास की चीज देख पा रहे हो, तो इसीलिए लेंस बहुत ज्यादा कर्व हो चुका है, जिसकी वजह से पास की चीज तो तुम देख पा रहे हो लेकिन दूर की चीज नहीं देख पा रहे हो। तो इसका ये चीज याद रखना हमेशा
कि लेंस बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है, जिसकी वजह से पास की चीज तो हम आसानी से देख सकते हैं, दूर की नहीं देख पाते हैं। तो यही तुम्हारा यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, ये कैसे करेक्ट किया जाता है, किस टाइप का चश्मा हमें पहनना होता है? सो यहाँ पे मायोपिया इज करेक्टेड बाय सूटेबल कॉन्केव लेंस। ये चीज याद रखना दैट मायोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है, करेक्शन इसका याद रखना, पूछते हैं एग्जाम में। इट इज करेक्टेड बाय सूटेबल कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की मदद से इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ, विच इज हाइपरोपिया। पहले इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते थे, और ये होता है तुम्हारा लॉन्ग साइटेडनेस। अब लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होगा, यहाँ पे हम दूर की चीजें तो अच्छे से देख पाएंगे, बट वी हैव डिफिकल्टी इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट्स। पास के ऑब्जेक्ट देखने में यहाँ पे दिक्कत आएगी। ये कैसे होता है, जब लेंस ज्यादा फ्लैट हो जाए। देखो यहाँ के केस में लेंस ज्यादा कर्व था, यहाँ के केस में क्या होगा, लेंस जब ज्यादा फ्लैट हो जाए, एकदम फ्लैट हो गया है लेंस खिंच के, तो वहां पे हम दूर की चीजें तो बहुत अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन पास की चीजें देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी। इसका करेक्शन कैसे होगा, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस लगा के कहीं ना कहीं सही होगा। आई होप इतना क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अगले डिफेक्ट की तरफ, विच इज द एस्टिग्मैटिज्म। ये एक बार पूछा गया है एग्जाम में। नाउ एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है, some parts of the object are seen in focus while others appear blurred। तो एस्टिग्मैटिज्म में तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ हिस्सा तो क्लियर दिखेगा और कुछ पार्ट वहां पे ब्लर्ड दिखेगा। ये क्यों होता है, ये तुम्हारा होता है ड्यू टू अनइवन कर्वेचर ऑफ लेंस। ऐसे एक बार मैच द फॉलोइंग में आया है, अनइवन कर्वेचर ऑफ द लेंस। इससे क्या कॉज होता है, कौन सा डिफेक्ट कॉज होता है, ये होता है तुम्हारा एस्टिग्मैटिज्म। आई होप क्लियर है। इसकी वजह से क्या होगा, कुछ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में फोकस में दिखेगा, कुछ पार्ट नहीं दिखेगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा जो लेंस का कर्वेचर है वो अनइवन है, टेढ़ा मेढ़ा है लेंस, ये है। नाउ अगला तुम्हारा है फोर्थ पॉइंट, प्रेसबायोपिया। ये तुम्हारा अगला एक डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन ओल्डर पीपल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तुम्हें सिर्फ बूढ़े लोगों में ही देखने को मिलता है, प्रेसबायोपिया। एंड इसमें क्या दिक्कत आती है, दैट नियर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। पास के ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं फार साइटेडनेस जैसा ही है। ये तुम्हारा फार साइटेडनेस की तरह ही है, हाइपरोपिया की तरह ही है, लेकिन ये ओल्डर लोगों में देखा जाता है, इसीलिए इसको प्रेसबायोपिया। ये डिफेक्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, ये बूढ़े लोगों में ही सिर्फ देखने को मिलेगा, और बाकी ये तुम्हारा लॉन्ग साइटेडनेस जैसा ही होता है। नाउ नेक्स्ट, अब कैटरैक्ट में क्या होता है, कैटरैक्ट में द लेंस टर्न ओपेक एंड द विजन इज रिड्यूस्ड। कैटरैक्ट में तुम्हारा लेंस कहीं ना कहीं ओपेक हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कैटरैक्ट तुम्हारा होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, लेंस ओपेक हो जाता है, अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज कर देता है, काला पड़ जाता है लेंस, जिसकी वजह से तुम देख नहीं पाते हो। इसमें लेंस को रिमूव करा जाता है ऑपरेशन के थ्रू, और लेंस तुम्हारा रिप्लेस कर देते हैं, और इसी वजह से विजन तुम्हारा रिड्यूस हो जाता है। ये तुम्हारा है कैटरैक्ट। ना इसके बाद अगले डिफेक्ट की बात करते हैं, विच इज कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस तुमने ऑलरेडी जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है। ये तुम्हारी एक रेसेसिव जीन की वजह से कॉज होती है, ये तुमने पढ़ा है जेनेटिक्स चैप्टर में। नाउ कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, दैट कलर ब्लाइंड पीपल कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स सच एज रेड एंड ग्रीन। तो कुछ लोगों में ये दिक्कत होती है कि वो रेड और ग्रीन में प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, और इसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंडनेस में तुम कलर यानी कि रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा अगला डिफेक्ट हमारा है नाइट ब्लाइंडनेस। ये भी तुम समझ सकते हो, रात के समय देखने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन इन रॉड सेल्स। ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्विंट एक और बीमारी है, एक और डिफेक्ट है, द आईज कन्वर्जिंग लीडिंग टू क्रॉस आइज। तो यहाँ पे ये तुम्हारा भेंगापन होता है, कहीं ना कहीं आईज तुम्हारी अलग अलग डायरेक्शन में कन्वर्ज हो जाती है, इस तरह दोनों आईज। तो यही है, द आईज कन्वर्ज लीडिंग टू क्रॉस आइज। ठीक है, सही से तुम्हें आंखें दिखेंगी नहीं, आंखें बराबर से नहीं होंगी, आंखें ऐसे अंदर की तरफ दोनों होंगी, तो इस तरह होता है। और बाकी अगला कॉर्नियल ओपेसिटीज, लास्ट हमारा डिफेक्ट है। द कॉर्निया ऑफ पेशेंट्स गेट स्कार्ड एंड टर्न्स ओपेक एंड नॉन फंक्शनल। यानी कि कॉर्निया में जब दिक्कत होगी तो कॉर्नियल ओपेसिटीज। यहाँ पे क्या होता है, कॉर्निया में कुछ स्कार्स आ जाते हैं, कॉर्निया तुम्हारा ओपेक हो जाता है और नॉन फंक्शनल हो जाता है। जब आईज के अंदर लाइट जा ही नहीं पाएगी कॉर्निया से, तो तुम देख नहीं पाओगे सही से। कैन कॉज माइनर इरिटेशन, विजन प्रॉब्लम्स एंड इवन ब्लाइंडनेस। तो कई तरीकों से हो सकता है, कई लेवल पे हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट कॉर्निया में जब भी कोई दिक्कत आएगी तो इट इज नोन एज कॉर्नियल ओपेसिटीज। सो आई होप डिफेक्ट्स ऑफ द आई क्लियर है तुम्हें। सो इसके बाद आईज का एक और लास्ट टॉपिक है, विच इज स्टीरियोस्कोपिक विजन। अब यहाँ पे स्टीरियो का मतलब देखो क्या होता है, स्टीरियो का मतलब सिंपल होता है दो चीजों से देखना, जैसे लेफ्ट और राइट। स्टीरियो का मतलब हो गया लेफ्ट
प्लस राइट। तुम लेफ्ट और राइट आई, दो आंखें होती हैं ह्यूमन बॉडी में, या फिर कोई भी ह्यूमंस, मंकीज एंड एप्स, यहाँ पे हम दो आंखों से देखते हैं और दोनों आंखों से जो इमेज फॉर्म होती है उन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे 3D का आभास करते हैं, राइट। अब इसका समझो, तुम कोई भी ऐसे पेन ले लो और पेन को दोनों आंखों से देखने की कोशिश करो, तुम्हें इसकी डेप्थ पता लगेगी कि हाँ पीछे दीवार से ये थोड़ा आगे पे। अगर तुम एक आंख बंद कर लो और तब इसको देखो, तब तुम्हें वो डेप्थ नहीं पता लगेगी। तो स्टीरियोस्कोपिक विजन में क्या होता है कि हम यहाँ पे दोनों आंखों से, लेफ्ट और राइट दोनों आंखों से कुछ देख रहे होते हैं और हम दोनों इमेजेस को परसीव करते हैं और हमारा दिमाग उन दोनों इमेजेस की हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट पास रखा है, दूर रखा है, या पीछे उसकी कितनी डेप्थ है, पीछे की चीज से वो कितना दूर है, ये चीज हम दोनों आंखों से देख के पता लगा सकते हैं। और इस टाइप के विजन को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन। अगर तुमने 3D फिल्म देखी है तो तुम समझ सकते हो इस चीज को कि दोनों आंखों की हेल्प से कैसे चीजें 3D में महसूस की जाती हैं। तो इसको तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, ज्यादा दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, इजी है। जब दोनों आंखों की हेल्प से देखेंगे और 3D को परसीव करेंगे तो वही तुम्हारा स्टीरियोस्कोपिक विजन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर इमेज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुम छोड़ सकते हो, बाकी यहाँ से एक बार पढ़ के देख लेना, ज्यादा इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद अब हम आते हैं अगले सेंस ऑर्गन की तरफ, दैट इज ईयर्स। नाउ ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर्स का क्या काम होता है, ईयर्स का काम होता है सुनना। तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो, ईयर्स की वजह से सुन पा रहे हो। अब ईयर्स के एक्चुअली दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन तो होता है ईयर का सुनना यानी कि हियरिंग, और दूसरा फंक्शन एक और भी होता है विच इज नोन एज बैलेंसिंग, यानी कि बैलेंसिंग भी, बॉडी बैलेंस। मैं खड़ा होकर तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ, ये भी ईयर्स की वजह से ही कर पा रहा हूँ। तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन ईयर्स को हम कैसे बांटते हैं अलग अलग पार्ट्स में। देखो, ह्यूमन ईयर का ये डायग्राम है, तो यहाँ पे इसको हम तीन पार्ट्स में बांट देते हैं। एक तुम्हारा होता है आउटर पार्ट, यानी कि ईयर ड्रम के बाहर का, ये तुम्हारा हो गया आउटर ईयर। एक होता है तुम्हारा ईयर ड्रम के जस्ट अंदर और एकदम अंदर के बीच का, ये जो मिड वाला रीजन है तुम्हारा, ये जो मिड वाला है, दिस इज दी मिड ईयर या मिडिल ईयर। और एक तुम्हारा जो मिड ईयर के भी अंदर वाला मोस्ट इनर मोस्ट पार्ट होगा, ये तुम्हारा होता है इनर ईयर। तो एक एक करके हम यहाँ पे अभी समझने वाले हैं ईयर के सेक्शंस। तो सबसे बाहर का रीजन आउटर ईयर, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आउटर ईयर की अगर हम बात करें तो आउटर ईयर में क्या होता है, हमें बाहर से दिख रहा होता है, ये हमारा है ईयर पिन्ना। पिन्ना क्या है, ये जो आउटर मोस्ट सेक्शन तुम देख रहे हो ईयर्स का, ये तुम्हारा ऑरिकल भी इसको कहते हैं, पिन्ना भी कहते हैं, यहाँ पे तुम्हारी बुक में पिन्ना लिखा होगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, एंड यहाँ पे पिन्ना के अंदर, पिन्ना तुम्हारा साउंड को कलेक्ट करता है कहीं ना कहीं, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर तुम्हारा बाहर बना हुआ है, ये साउंड को कलेक्ट करता है और ये ट्रांसफर करता है साउंड को अंदर ऑडिटरी कैनाल में, तो अंदर होल है, ये तुम्हारा ऑडिटरी कैनाल की तरफ लीड करता है। तो ऑडिटरी कैनाल से होता हुआ साउंड कहाँ तक जाएगा, यहाँ जहां ऑडिटरी कैनाल खत्म होगा, यहाँ पे तुम्हारा ईयर ड्रम होता है, एक तरह का मेम्ब्रेन है जहां पे साउंड जाके टकराता है। साउंड आएगा, पिन्ना ने उसको रिसीव किया, ये साउंड अंदर जाएगा ऑडिटरी कैनाल से और ये आके ईयर ड्रम पे जाके टकरा जाएगा। इस तरह होता है, सिंपल, ठीक है। आई होप क्लियर है साउंड का पाथ। पिन्ना ने साउंड को कलेक्ट किया, साउंड वेव्स में ऑडिटरी कैनाल से होके ईयर ड्रम तक जाके टकराती हैं। सो ये तुम्हारा आउटर ईयर हो गया। अब हम बात करते हैं मिडिल ईयर की, जो बीच वाला पार्ट है। मिड ईयर तुम्हारा यहां से यहां तक है, इतना मिड ईयर है। मिड ईयर में तुम्हारी तीन बोन्स होती हैं मेन, इन तीन बोन्स को ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। और यहाँ पे ये तीन बोन्स के नाम क्या होते हैं, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोज आर मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। इनके नाम भी तुम्हें ध्यान में रखने हैं। मैलियस सबसे पहली होती है हैमर, सेकेंड इज इनकस विच इज नोन एज एनविल, एंड स्टेप्स इसका कॉमन नाम होता है स्टिरअप। तो मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, एंड इनके कॉमन नेम्स क्या हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। तो यहाँ पे इनके नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में इन तीन बोन्स के अलावा एक यूस्टेशियन ट्यूब भी होती है जो आगे जाके मीट कर जाती है तुम्हारी थ्रोट में, तो इट इज यूस्टेशियन ट्यूब। एंड ये दो चीजें तुम्हारी होती है मिड ईयर में। तो मिड ईयर में क्या क्या होगा, एक तो तीन बोन्स हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, और दूसरा तुम्हारा ये यूस्टेशियन ट्यूब जो नीचे जाके मीट करती है तुम्हारे थ्रोट तक आती है। नाउ यहाँ पे देखो आगे मेंशन भी किया हुआ है दैट यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द कैविटी ऑफ द मिड ईयर विद द थ्रोट। तो ये तुम्हारा इनर ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करती है यूस्टेशियन ट्यूब। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इनर ईयर की। ईयर में सबसे अंदर क्या होता है, अब इनर ईयर हमारा एक लैबिरिंथ की तरह, यानी भूल भुलैया की तरह दिखता है, बिकॉज इनर ईयर थोड़ा सा तुम देख सकते हो यहाँ पे कई सारी इस तरह ट्यूबिंग है और यहाँ पे एक इस तरह का गुफाएं टाइप की बनी हुई है, तो इसको लैबिरिंथ भी कहते हैं। सो इनर ईयर और द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ,
लैब्रिंथ बोला जाता है या भूल भुलैया बोला जाता है। अगर तुम लखनऊ से हो तो लखनऊ में तुम्हारा बड़े इमाम बाड़ा में भी भूल भुलैया, जिसका वहां पे नाम भी लिखा हुआ है लैब्रिंथ, तो लैब्रिंथ का मतलब भूल भुलैया होता है बेसिकली। सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनर ईयर का। नाउ इनर ईयर में क्या क्या चीजें होती हैं समझो। एक तो होता है कॉक्लिया, सेकेंड इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड थर्ड इज वेस्टिब्यूल। ये तीन चीजें होती हैं। एक तुम्हारा होता है ये कॉक्लिया, ऊपर ये जो तुम्हें तीन दिख रही हैं ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, एंड थर्ड इज दी वेस्टिब्यूल्स, ये यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस, ये तुम्हारा जो स्टेम पोर्शन है बीच का, ये तुम्हारा हो जाता है वेस्टिब्यूल। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं। कॉक्लिया ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड चीज सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एंड द थर्ड इज वेस्टिब्यूल्स, दिस इज थर्ड वेस्टिब्यूल्स। सो ये तीन चीजें हमारी होती हैं इनर ईयर में, ठीक है। तो इनके बारे में जो पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट इज कॉक्लिया। कॉक्लिया के बारे में समझते हैं। कॉक्लिया इज द स्पाइरल शेप, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये स्पाइरल शेप का है और ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। अगर तुमने स्नेल का शेल देखा है तो इस तरह ये घुमा हुआ होता है और इसमें 2.5 राउंड्स होते हैं। सो कॉक्लिया इज अ स्पाइरल शेप्ड एंड लुक्स लाइक स्नेल शेल, इट हैज 2.5 राउंड्स। ये तुम्हारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.5 टर्न्स होते हैं एग्जैक्ट, इससे ज्यादा नहीं कम नहीं। नाउ द इनर वाइंडिंग कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल कैनाल्स। अब ये जो कॉक्लिया है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं ध्यान से। इसके अंदर बेसिकली 3 कैनाल्स होती हैं। ये जो कॉक्लिया की ट्यूब है इसके अंदर अगर तुम देखोगे 3 तुम्हें पैरेलल कैनाल्स मिलेंगी। मतलब ये जो ट्यूबिंग है ये पाइप 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे तीनों जो तुम्हारी कैनाल्स हैं इनको क्या बोला जाता है, देखो एक तुम्हारी मीडियन कैनाल होती है सेंटर वाली 2 नंबर वाली, और जो फर्स्ट एंड थर्ड है ये तुम्हारी होती हैं वेस्टिब्यूलर कैनाल। ये तुम्हारी जो आउटर वाली हैं दीज आर कॉल्ड वेस्टिब्यूलर कैनाल। तो जो मिड वाली कैनाल है मीडियन कैनाल, इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो मीडियन कैनाल है इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ, उसका नाम होता है एंडोलिम्फ। और ये जो बाहर की तुम्हारी कैनाल्स हैं वेस्टिब्यूलर कैनाल्स, इसके अंदर पाया जाता है पेरिलिम्फ। ये तुमसे पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में या फिर फिल इन द ब्लैंक में, दैट मीडियन कैनाल में क्या पाया जाएगा, एंडोलिम्फ। जो सेंटर वाली कैनाल है इसमें क्या पाया जाएगा, एंडोलिम्फ। एंडो का मतलब इनसाइड, एंडोलिम्फ इसके अंदर पाया जाएगा मीडियन कैनाल में। और वेस्टिबुलर कैनाल में क्या पाया जाएगा, पेरिलिम्फ। पेरी मतलब आउटर साइड। नाउ द मिडिल कैनाल कंटेन्स एरियाज प्रोसेसिंग सेंसरी सेल्स, स्पाइरल ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोर्टाई फॉर हियरिंग। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मिडिल कैनाल होती है, जो मीडियन कैनाल तुम्हारी या फिर मिडिल कैनाल है, इसी के अंदर तुम्हारा एक स्पेशल ऑर्गन होता है और सेंसरी सेल्स होते हैं। द मिडिल कैनाल, ये इंपॉर्टेंट है, द मिडिल कैनाल कंटेन्स एरिया ऑफ प्रोसेसिंग सेंसरी सेल्स। तो इसी के अंदर हमारे सेंसरी सेल्स होते हैं जो सेंस करते हैं साउंड वेव्स को। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गन होता है, स्पाइरल ऑर्गन कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहाँ पाया जाएगा, मीडियन कैनाल के अंदर। और यही ऑर्गन ऑफ कोर्टाई तुम्हारा हेल्प करता है हियरिंग में। तो सेंसरी सेल्स और स्पाइरल ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये तुम्हारे मीडियन कैनाल में पाए जाएंगे, मीडियन कैनाल ऑफ दी कॉक्लिया। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा तुम्हारा दे आर फाउंड इन मीडियन या फिर मिडिल कैनाल ऑफ दी कॉक्लिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इसके अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो टॉप पे यहाँ पे हमें दिख रही है, ये 3 इस तरह तुम्हें ट्यूबिंग दिख रही होंगी, दीज आर दी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। बिकॉज ये सेमी सर्कुलर शेप की है इसीलिए इनको सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोला जाता है। नाउ दे आर अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर इन 3 डिफरेंट प्लेन्स। मतलब ये 3 अलग अलग प्लेन्स पे, एक्स वाई जेड एक्सिस पे 3 अलग अलग तरह से हैं। एक हॉरिजॉन्टल होती है, 2 वर्टिकल इसमें होती हैं। नाउ वन एंड ऑफ द ईच कैनाल इज वाइड एंड। अब यहाँ पे स्टेम पे ये जब कनेक्ट होती है सेमी सर्कुलर कैनाल, तो इनका जो एक तरफ का ये साइड है ये तुम्हारा इस तरह फूला हुआ होता है। यानी कि जब ये कनेक्ट होंगी इस तरह तो एक जगह इस तरह फूल जाती हैं। तो जो फूला हुआ हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एम्प्यूला। ये जो फूला हुआ हिस्सा है तीनों कैनाल्स में, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये तुम्हारा होता है एम्प्यूला। नाउ एम्प्यूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन एंड ऑफ ईच कैनाल इज वाइडेंड टू फॉर्म एम्प्यूला which contains sensory cells for dynamic balance. This is very important point. एम्प्यूला में क्या होंगे, it contains sensory cells for dynamic balance. तो बैलेंसिंग के काम आते हैं ये वाले सेल्स। ये जो एम्प्यूला है इसमें तुम्हारी डायनामिक बैलेंसिंग करने वाले सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द शॉर्ट स्टेम जॉइनिंग द बेसिस ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स टू द कॉक्लिया शोज 2 पार्ट्स। अब ये जो तुम्हारा स्टेम है
ये जो बीच का स्टेम है जो कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बीच में है, जो ज्वाइन कर रहा है दोनों, इस स्टेम में दो चीजें होती हैं या दो पार्ट्स होते हैं, यूट्रिकुलस एंड अ सैकुलस। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यूट्रिकुलस ऊपर है, सैकुलस नीचे है, यूट्रिकुलस एंड सैकुलस, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज वेस्टिब्यूल। मतलब तुम अलग अलग बोलोगे तो यूट्रिकुलस सैकुलस, यूट्रिकुलस यहाँ पे है, सैकुलस यहाँ पे है, और इन दोनों को एक साथ अगर बोलना होगा, सो दीज टू आर टुगेदर नोन एज वेस्टिब्यूल्स। आई होप क्लियर है। नाउ these part contains sensory cells for static balance, again very important point। अब ये वेस्टिब्यूल जो है इसके अंदर they contain sensory cells for static balance। so डायनेमिक बैलेंस के लिए जो सेल्स होंगे सेंसरी सेल्स, वो कहाँ पाए जाएंगे, एम्पुला में, यानी कि यहाँ पे। और जो स्टैटिक बैलेंस वाले सेल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, तुम्हारे यूट्रिकुलस और सैकुलर्स में, यानी कि वेस्टिब्यूल्स में। आई होप ये क्लियर है। स्टैटिक बैलेंस वेस्टिब्यूल्स में पाए जाएंगे, डायनेमिक बैलेंस एम्पुला के अंदर वो सेंसरी सेल्स पाए जाएंगे। सो ये चीज है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज नोट कर लेना नोट्स अगर बना रहे हो तो। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द ईयर। ईयर के क्या फंक्शंस हैं, पहला तो है हियरिंग। अब हियरिंग के अंदर अलग अलग पार्ट्स का यहाँ पे क्या रोल होता है, ये तुमसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो फर्स्ट इज यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या होता है, ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है ईयर्स के अंदर। सो इट इक्वलाइजेस एयर प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के ये दोनों तरफ प्रेशर को इक्वलाइज करता है ये वाला यूस्टेशियन ट्यूब। नाउ नेक्स्ट ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का क्या काम होता है, सेट्स द 3 ईयर ऑसिकल्स इनटू वाइब्रेशंस। ये ईयर ऑसिकल्स यानी कि जो 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, उनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है ईयर ड्रम। नेक्स्ट वाइब्रेशन ऑफ द स्टेप्स, जो लास्ट वाली हड्डी होती है स्टिरअप, स्टेप्स या फिर स्टिरअप, इसका क्या काम होता है, नाउ दे ट्रांसमिट वाइब्रेशन टू द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो। ये जो लास्ट होती है तुम्हारी, ये ओवल विंडो से कनेक्ट होती है। ओवल विंडो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये मैं बताना भूल गया था। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो लास्ट वाली बोन है स्टिरअप, ये तुम्हारी कनेक्ट है ओवल विंडो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओवल विंडो से कनेक्टेड है। और इसी के जस्ट नीचे तुम्हारी एक और ओपनिंग होती है, इट इज नोन एज राउंड विंडो। तो ये दो ओपनिंग होती है यहाँ पे, एक तुम्हारी ये ओवल विंडो जहां से ये लास्ट स्टिरअप वाली बोन कनेक्टेड होती है, अटैच्ड होती है, और दूसरी तुम्हारी होती है राउंड विंडो, ये ऐसे ही खुली रहती है। सो ये चीज थी, ये बताना मैं भूल गया था मेंशन करना। नाउ अभी हम देखते हैं अगला, ओवल विंडो का क्या काम होता है। ओवल विंडो का काम ये है, सेट्स द फ्लूइड इन द कॉक्लियर कैनाल इनटू वाइब्रेशन। मतलब जो कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है उसको वाइब्रेट कराता है कौन, ओवल विंडो, बिकॉज ओवल विंडो पे ही तुम्हारी स्टिरअप कनेक्टेड होती है। लास्ट कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं, एंड दीज सेंसरी सेल्स ट्रांसमिट इंपल्सेस टू द ऑडिटरी नर्व। देखो बताया था मैंने, जो मीडियन कैनाल थी उसके अंदर तुम्हारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई और सेंसरी सेल्स थे सुनने वाले, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन को सेंस करेंगे, उनको नर्व इंपल्स में चेंज करेंगे और ऑडिटरी नर्व में ट्रांसमिट कर देंगे और ब्रेन तक वो चला जाएगा। तो ये काम होता है तुम्हारा कॉक्लिया का। कॉक्लिया के अंदर मेन तुम्हारे जितने भी सेंसरी सेल्स हैं हियरिंग वाले वो पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा है फंक्शन, दैट इज बैलेंसिंग। अच्छा, बैलेंसिंग दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक बैलेंस और दूसरी होती है डायनेमिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस यानी कि जब हम रुके हुए हैं, तो रुके हुए थे वो वाले सेल्स कहाँ पे थे, यूट्रिकुलस और सैकुलस में। देखो द सेंसरी सेल्स इन यूट्रिकुलस एंड सैकुलस आर कंसर्न्ड विद स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए थे जब हम खड़े रहते हैं एक जगह पे, व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी। और सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जहाँ पे जो बॉटम है वो वाइड हो जाता है, वो तुम्हारा था एम्पुला। द सेंसरी सेल्स इन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर कंसर्न्ड विद डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये तुम्हारे डायनामिक इक्विलिब्रियम के काम आते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स डायनामिक इक्विलिब्रियम को कहीं ना कहीं डील करती हैं, और जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं यूट्रिकुलस और सैकुलस, ये तुम्हारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के काम आते हैं। सो आई होप ये सारी बातें क्लियर हैं। सो बस यही लास्ट टॉपिक था हमारे इस वीडियो का। सो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सो आई होप जितनी भी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी तुम्हें सारी की सारी अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में कोई चीज ना समझ में आई हो तो तुम लोग नीचे कमेंट्स में लेके पूछ सकते हो। सो अगर तुम इस चैनल पे नए हो और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई राय हो तो कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।